नमस्कार। टारगेट विथ एमके सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर वर्णबोध। वर्णबोध में हम पिछला वीडियो बना चुके हैं। वर्णबोध के वर्णबोध को रूप में 3 भागों में बांटा गया था। उच्चारण के आधार पर, तारत्व के आधार पर, वाक्य संवेग के आधार पर, जिसमें कि हम पहले वीडियो में उच्चारण के आधार पर वर्ण के रूप को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तारत्व के आधार पर और वाक्य संवेग के आधार पर वर्ण के रूप। तो आइए आज देखते हैं तारत्व के आधार पर वर्ण। तारत्व के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है घोष वर्ण, दूसरा है अघोष। घोष वर्ण को सघोष भी कहते हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो, यानी हम कोई वर्ण को बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हो, प्रकंपन पैदा हो, जो ध्वनि निकल रही है उसमें प्रकंपन या तारत्व पैदा हो, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण निम्नलिखित होते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का यानी क वर्ग में ग, घ, अंग। च वर्ग में देखिए ज, झ, इय। ट वर्ग में ठ, ड, अड़। त वर्ग में द, ध, न। प वर्ग में ब, भ, म। ये वर्ण जो होते हैं घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, यानी कि जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, य, र, ल, व, यानी कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह एक घोष वर्ण के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कि प्रत्येक स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं, यानी कि जितने स्वर वर्ण होते हैं उन्हें हम घोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। जानते हैं कि स्वर वर्ण 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण जो होते हैं इन्हें भी हम घोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण जिसमें या वे उच्चारण जब करते समय जिसमें तारत्व या प्रकंपन पैदा न हो, उसे हम अघोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर अघोष वर्ण होते हैं। इसका सूत्र हम बनाए हैं 1 और 2 यानी 12। जिस तरह घोष वर्ण का सूत्र है 345, याद कर लीजिए। 60 का तरीका यही है। और अघोष के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर अघोष वर्ण होता है, यानी कि 12। क वर्ग में क, ख, च वर्ग में च, छ, ट वर्ग में ट, ठ, त वर्ग में त, थ, प वर्ग में प, फ। ये जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहे जाते हैं। आइए दूसरा है, देखते हैं वाक्य संवेग के आधार पर। वाक्य संवेग के आधार पर भी वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है, अल्प का अर्थ होता है कम, यानी थोड़ा। प्राण का अर्थ होता है वायु, यानी कि थोड़ी वायु। वे वर्ण जो थोड़ी वायु में ही निकल जाए उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण निम्नलिखित है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसका सूत्र है दोस्तों 135। आप केवल 135 याद कर लेंगे तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ट्रिक से याद करिए। 135 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अर्थात क वर्ग में देखा जाए तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला क, ग, अंग। च वर्ग में च, ज, इय। त वर्ग में देखिए ट वर्ग में ट, ड, अड़। त वर्ग में देखिए त, द, न। प वर्ग में देखिए प, ब, म। इस तरह जो वर्ण होते हैं ये जो है अल्प प्राण माने जाते हैं। और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ये है 4 अंतस्थ व्यंजन। इसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, य, र, ल, व को हम घोष के अंतर्गत भी रखते हैं। आइए दूसरा है महाप्राण।
महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 और 4 यानी 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। अब देखिए दूसरा में ख घ, च वर्ग में छ झ, ट वर्ग में ठ ढ, त वर्ग में देखिए थ ध, प वर्ग में देखिए फ और भ। इस तरह अल्पप्राण और महाप्राण। दूसरी विधि इसकी देखिए कि प्रत्येक ऊष्म व्यंजन यानी कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी कहाँ आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, फैक्ट है, याद करने की आवश्यकता है, इसे याद कर लीजिए, यहाँ से गलतियां नहीं होगी आप लोगों की। कि प्रत्येक स्वर यानी कि जो हम बताएं कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। प्रत्येक स्वर ये जो होते हैं इन्हें तो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, नहीं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जितने भी स्वर वर्ण होते हैं इन्हें अल्पप्राण और महाप्राण के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं। जितने भी स्वर होते हैं हम उसे कहाँ रखते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो आज हम दोस्तों जो वीडियो बनाए हैं, आज हमारा वीडियो समाप्त होता है इस चैप्टर का, वर्णबोध वाला, जिसमें हम उच्चारण के आधार पर पढ़ चुके थे, वह संवेग के आधार देख लिए, तारत्व के आधार देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्रम इसी के क्रम से चलता रहेगा और आप लोग तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।